बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स को आज अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के अंदर कुछ चहमगोइयाँ एक पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर चल रही हैं कि ये वो टाइम है जब 28वीं तरमीम पेश की जाने वाली है और उसके ऊपर डिलिब्रेशंस और उसके ऊपर काम बैक डोर पे राब्ते भी हो रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हैं। कुछ हमें जर्नलिस्ट ये बोलते कहते नज़र आए जो राइट जगह पे लिंक्ड हैं कि 4 मुसव्वदे तैयार हैं और इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ईद के फ़ौरन बाद इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा और 28वीं तरमीम जो है वो उसको लाने की बात बड़ी सरगर्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, क्योंकि आम तौर पे तासुर ये दिया जा रहा है कि जो 28वीं तरमीम है वो कातिल होगी 18वीं तरमीम की, और 18वीं तरमीम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रेड लाइन। इसके ऊपर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ चमगोइयाँ और कुछ रूमर्स ये भी हैं कि सदर जरदारी को चेंज किया जाने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए प्रोग्राम के पहले पार्ट में हमारे साथ होंगे राजा खुर्रम परवेज़, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और नाज़रीन, इसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे यूएस और ईरान की जंग को, जिसके अंदर एक पॉज तो आ गया है, 60 दिन का डिक्लेयर भी हो गया। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा एक कामयाबी के तौर पे उठाया। पाकिस्तान के रोल की तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई एंड राइटली सो, पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल था इसके अंदर। लेकिन साथ ही साथ वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, ख़ास तौर पे अमरीकी मीडिया की तरफ से ये तासुर दिया गया कि जैसे ये मामला अब ख़त्म हो गया है। लेकिन ईरान की स्टेटमेंट्स और ईरान का जो व्यू पॉइंट है वो इन लाइन नहीं है इन तमाम मीडिया की ख़बरों के साथ और जो बयानात यूएस ऑफिशल्स दे रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये क्या डिस्कनेक्ट है, इसको आज अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने सेकंड पार्ट के अंदर। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले लोकल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले खुर्रम परवेज़ साहब की तरफ चलूँगा, इनसे सवाल करते हैं। खुर्रम साहब, ये फरमाएँ कि 28वीं तरमीम के आने की बड़ी चहमगोइयाँ हैं। ये बताइए 28वीं तरमीम जो है वो कब एक्सपेक्ट करें हम, कब आ रही है 28वीं तरमीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चौधरी साहब। बिल्कुल चहमगोइयाँ हैं जी, और जो चहमगोइयाँ हैं या जो बातचीत हो रही है 28वीं तरमीम के हवाले से वो ज़्यादातर मीडिया पे हो रही है। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से इस हवाले से कोई रब्ता नहीं हुआ है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि फॉर्मली या इनफॉर्मली अभी तक हमसे कोई रब्ता नहीं किया गया इस सिलसिले में। तो हमारी इस पे कहना ये है हमारा कि इसको आने दें, इसका कोई ड्राफ्ट, कोई मुसव्वदा, कोई नकात सामने आए 28वीं तरमीम के, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। राजा साहब, ये सुना है कि कुछ ऐसे सहाफ़ी जो राइट जगह पे कनेक्टेड हैं और कुछ ऐसे सहाफ़ी जो हुकूमत के साथ आपकी जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ बड़े अच्छे कनेक्टेड हैं, उनकी तरफ से यही सिग्नल्स आ रहे हैं कि 4 मुसव्वदे तैयार हैं एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम आफ्टर ईद द फर्स्ट थिंग which will happen in the local political scene would be the 28th amendment. तो प्लीज़ कमेंट करें इस पे, आपने छुपाना नहीं हमसे कुछ ज़रा। नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपाना चाह रहा। मेरी गुजारिश ये है चौधरी साहब, मुसव्वदें 4 हों या 8 हों जी, बात तो ये जब हमारे सामने आप लेकर आएंगे उसके बाद हम उस पर बात करेंगे, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी इनपुट दे सकते हैं, उसको देख के हम फॉर या अगेंस्ट बात कर सकते हैं। लेकिन ये भी चीज़ सामने आ रही है कि बैकडोर चैनल, ज़ाहिर है इंटरनेशनल लेवल पे भी आप जानते हैं बैकडोर चैनल बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारी जितनी पाकिस्तान की सियासी जमातें उनके दरमियान भी बैकडोर चैनल इस्तेमाल हो रहा है और इसका भी बाकायदा लोग कोट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ भी बात है और पीपल्स पार्टी खासी जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस चीज़ के ऊपर कि 28वीं तरमीम के आने से 18वीं तरमीम को कुछ नहीं होना चाहिए, NFC अवार्ड को कुछ नहीं होना चाहिए, शायद 28वीं तरमीम में साइज़ जो है सूबों के हकूक़ का उसको कर्टेल कर दिया जाएगा। ये सारा आप कहते हैं कि सिर्फ नॉइज़ है और अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। बैकडोर पे क्या हो रहा है? देखिए सर, मेरे इल्म में नहीं है ऐसी कोई बात, लेकिन अगर बैकडोर पे कुछ हो भी रहा है
तान तो वहीं आकर टूटेगी जब कोई चीज़ सामने आएगी। और आपने जो सब बात की 18th अमेंडमेंट के हवाले से, जी देखें 18th अमेंडमेंट में जो उसका बुनियादी हमारा मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उनमें एहसास कमतरी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आप सिर्फ लाहौर तक तो पाकिस्तान को ना लें, आप जनूबी पंजाब में जाएं, आप सिंध में जाएं, आप बलूचिस्तान में जाएं, आप KPK में जाएं, तो वहाँ लोगों को बहुत शिकायतें थीं। वो ये समझते थे कि उन्हें उनका हक़ नहीं मिल रहा। तो उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अगर आपने वफाक को मजबूत करना है, जो 4 इकाइयों से मिलकर बनता है, तो सूबों को खुशहाल करना होगा, इन्हें बाख्तियार बनाना होगा और इन्हें आपने एहसास कमतरी दूर करने का यही तरीका है कि आप इनको ज़्यादा फंड्स दें और ये अपने मामलात खुद चलाएँ। तो ये जब से 18th अमेंडमेंट आई है, सूबे अपने मामलात खुद चला रहे हैं और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि आपको ओनरशिप मिलती है, लोकल बंदे की जो शिकायत हैं वो कम होती हैं। बिल्कुल, ये मकसद है 18th अमेंडमेंट का कि हमने सूबों को बाख्तियार बनाना है। मजबूत सूबे मजबूत वफाक की ज़मानत है। राज साहब ये फरमाएं कि 73 का आइन भुट्टो साहब ने दिया और पाकिस्तान का आइन 73 का आइन ही है जिसके ऊपर मुल्क चल रहा है। 18th अमेंडमेंट PPP का बड़ा कारनामा है और 18th अमेंडमेंट PPP की रेड लाइन भी है। ये फरमाएं कि अगर 73 के आइन के अंदर तरमीम हो सकती हैं तो 18th अमेंडमेंट के अंदर कोई तरमीम क्यों नहीं हो सकती? इसके ऊपर PPP इतनी सेंसिटिव क्यों है? देखें जी, तरमीम तो किसी वक्त भी लाई जा सकती है। ठीक है, और जब आपने कोई भी आइनी तरमीम करनी है तो याद रखिए आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती, आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है आइनी तरमीम के लिए जी। तो सिंस पीपल्स पार्टी का एक स्टैंड रहा है कि हमने सूबों को बाख्तियार करना है और हमने जो एहसास कमतरी है उसको दूर करना है। NFC अवार्ड में भी आप देख लें और 18th अमेंडमेंट में भी देख लें, तो ये हमारा स्टैंड है। और जब इस हवाले से कोई चीज़ें अब सामने आती हैं तो उसके बाद फिर हम इस पर बेहतर राय दे सकेंगे। एक इशू ये भी डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान में कि जो वोटर की एज लिमिट है वो 18 साल से बढ़ा के 25 साल कर दी जाए। इस पे कमर ज़मान कायरा साहब का भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का बयान आया कि पाकिस्तान में रिवाज ऐसा है कि छोटी उम्र के बच्चे 18 साल की उम्र के बच्चे को तो बच्चा ही कंसिडर करते हैं और अहम मामलात में भी कई दफ़ा जब बड़े बुज़ुर्ग बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को कमरे से निकल जाने के लिए कहते हैं। दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि 18 साल की उम्र में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाता है और आप वोट भी दे सकते हैं। अभी तक तो यही कानून है। फिर उसके बाद उन्होंने खैर उस नैरेटिव को चेंज भी किया। मैं आपकी ज़ाती राय इस पर लेना चाहता हूँ। आप किस जहन के हामिल हैं? क्या ऐसा होना चाहिए कि 18 इज़ द राइट एज टू वोट या इसको 25 पर जाना चाहिए? आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछी है इस सवाल पे और मैं कायरा साहब का ज़ाहिर है उन्होंने कोई बयान दिया है इस बारे में और वो उनकी अपनी राय है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में 18 साल एक ठीक उम्र है। ठीक है। और आजकल जितनी अवेयरनेस है जी और जितना ये सोशल मीडिया का दौर है और बच्चे जो हैं वो बड़े इस उम्र में पहुंच के मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ठीक फ़ैसला कर सकते हैं कि उन्होंने किसको वोट डालना है। जी। तो मेरा ख्याल है इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और इसको 25 साल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज कह रहे हैं कि 18 साल से 25 साल करते हैं, कल आप कहेंगे 25 साल से 30 साल कर दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये 18 साल की उम्र का मैं हामी हूँ और यूथ को 18 साल की उम्र में वोट का हक होना चाहिए। बिल्कुल राजा साहब, लेकिन इसका आपको कुछ ख़ास एज़ फार एज़ PPP इज़ कंसर्न को इतना फ़ायदा नहीं हुआ। ये मेरे ख्याल में बात इसलिए की गई थी कि ज़्यादातर जो वोट बैंक है वो PTI का है 18 साल एंड बिटवीन 18 to 25 उनका वोट बैंक बड़ा तगड़ा है, तो शायद उसको कर्टेल करने के लिए ये मूव जो थी इसको लाया गया। अब आपका अगर आप बुरा ना माने तो एक सख्त सवाल ये है कि पंजाब के अंदर PPP के रिवाइवल के हवाले से मैंने अक्सर पॉलिटिशियंस को जो PPP को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे बड़ी दफ़ा बात की है, खातिर खा जवाब मुझे मिल नहीं सका। आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप PPP के डिक्लाइन में आने के बावजूद उस वाहिद सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका स्टिल पंजाब के अंदर ज़ाती वोट बैंक बहुत अच्छा है और बड़ा टफ़ टाइम देते हैं। आप भी, आपके वालिद जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी, तो इस पे फरमाएं कि आपको तो हामी होना चाहिए इसका कि 25 साल उम्र कर दी जाए क्योंकि 18 तो आपको सूट नहीं करती, वो तो सारा वोटर PTI का है। चौधरी साहब, आपके सवाल के 2 पार्ट से मैं बारी बारी जवाब देता हूँ। देखें, बात यह है कि
आपकी राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी को शायद ये इसलिए सूट नहीं करता कि 18 साल का जो वोटर है वो ज़्यादा हमें शायद वोट नहीं देना चाहता और वो पीटीआई की तरफ है या किसी भी जमात की तरफ है। देखिए ये मसला जो है ना 18 साल की वोटिंग का हक, ये किसी एक पार्टी से मुंसलिक हो नहीं सकता, ये हर पाकिस्तानी पे लागू होता है ना। बिल्कुल। और ये तो एक मुकाबला है, सियासी मुकाबला है, जिस पे हर पार्टी ने अपना अपना मंशूर लेकर आवाम के पास जाना और वोट लेने हैं। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि आज कोई एक सेगमेंट या एज का 18 साल वाले बच्चे हमारे साथ कम हैं, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, मुझे उनको कन्विंस करना है, और अगर आज वो किसी के साथ हैं कल मेरे साथ भी हो सकते हैं। लेकिन हमने इसको सिर्फ एक सियासी पार्टी के तनाजुर में नहीं देखना, हमने इसमें पाकिस्तान के लिहाज से देखना है कि पाकिस्तान के हर शहरी को जो अब 18 साल को पहुँचता है उसको वोट का हक होना चाहिए। दूसरी बात आपने की पंजाब के हवाले से जी। तो देखें जो साहब, ये एक सियासी सफ़र है पीपल्स पार्टी का, और एक तवील सफ़र है जिसमें जद्दोजहद भी है, कुर्बानियाँ भी हैं, शहादतें भी हैं, जेलें भी हैं, और कुछ अरसे के लिए इक़्तिदार भी है। बिल्कुल। तो इस लंबे सफ़र में मैं ये समझता हूँ कि जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं पार्टियों के वोट बैंक में, तो हम शायद इस वक्त पंजाब में स्पेसिफ़िकली एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पर कुछ कमज़ोरियाँ हैं, और हम समझते हैं कि हमें इस चीज़ का इदराक है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी पीछे गई है। अब उसको ठीक कैसे करना है उस पर काम हो रहा है, क़यादत भी इस बारे में फ़िक्रमंद है, और हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम पंजाब में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करें। और ये तो पार्टी अनाउंस ही पंजाब में हुई, भुट्टो शहीद ने तो ऐलान ही लाहौर में किया था। बिल्कुल। ये तो पंजाब बेस्ड पार्टी थी पीपल्स पार्टी। तो इंशाल्लाह हम ऊपर उम्मीद है कि हम मेहनत जारी रखेंगे, अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे, और एक दिन वापस पंजाब में जो हमारा मुकाम था उसको हासिल करेंगे। नाउ कमिंग टू गुजर खान जी, आपने स्पेसिफिकली बात की जी। तो रब की ज़ात का बहुत बड़ा करम है जी, और मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ अपने हलके की आवाम का, गुजर खान के लोगों का, कि वो हमारी इज़्ज़त रखते हैं, हमारा मान रखते हैं, हमारा साथ देते हैं। और इसमें एक बात मैं और भी करूँगा कि अभी तो शायद हम गवर्नमेंट में उस तरह नहीं हैं जी, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मेहरबानी है कि इस टेन्योर में भी हम तहसील गुजर खान के लिए SIUT से मंजूर शुदा किडनी सेंटर लेकर आ रहे हैं। अच्छा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो सब आपको जान के खुशी होगी कि वो डॉक्टर अदीब रिजवी साहब चलाते हैं SIUT, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। वो पायनियर हैं किडनी पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं, पाकिस्तान से बाहर से भी आते हैं। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। तो ये गुजर खान में हम बनाने जा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि SIUT गुजर खान में कोई कैश काउंटर नहीं होगा। कोई बादशाह है या फ़कीर है, अमीर है या गरीब है, आपने जाना है, आपका ट्रांसप्लांट हो, आपका डायलिसिस हो, या किडनी रिलेटेड कोई भी आपका इशू हो, वो मुफ्त इलाज होगा इंशाल्लाह ताला। बिल्डिंग की तामीर शुरू है, और अगले साल हम इंशाल्लाह इसको ऑपरेशनल कर देंगे। अगले साल यानी 1 साल का अरसा दरकार होगा, क्योंकि आपने बड़ी आवाम के लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसको जितना ज़्यादा प्रमोट किया जाए, लोगों को बताया जाए, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ी तफसील और दें, ये मुकम्मल आपके पास कोई डेडलाइन है, कोई मंथ है, साल या 1.5 साल, कोई टाइम स्पेसिफिक है? और जो डॉक्टर्स हैं थोड़ी उनकी तफसील भी अगर बताएं, और किस किस एरिया को सूट करता है, कुछ इसकी लोकेशन, कुछ तफसीलात हमारे साथ शेयर करें। देखिए जी, पहली जो उसका पहला स्टेप था वो तो था ज़मीन का। ठीक है। तो वो अल्लाह पाक के करम से ज़मीन एक्वायर करके SIUT के नाम कर दी गई है। ठीक है। जहाँ तक आपने डॉक्टर्स की बात की, तो ये डॉक्टर अदीब रिजवी साहब की ही सारी वही टीम होगी। डॉक्टर्स भी कराची से ही आएंगे। तो अभी जब बिल्डिंग का हमने काम शुरू किया, तो पहले मरहले में जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो शुरू वहाँ से कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स की रिहाइशगाह होगी वो हम पहले बना रहे हैं, और इसको हमने इंशाल्लाह साल में कंप्लीट कर देना है, जो हमारा पूरी कोशिश है। उसी तरह स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी जैसी SIUT सिंध के अंदर है, या इसके अंदर कोई फ़र्क होगा, कोलैबोरेशन है, या उतना ही इक्विप्ड हॉस्पिटल होगा? सर ये उतना इक्विप्ड हॉस्पिटल होगा। अच्छा। और बल्कि लेटेस्ट जो जब एक हॉस्पिटल बनता है आप उसमें चीज़ें लगाते हैं, मशीन्स लगाते हैं जी। अब जो यहाँ के लिए लाई जाएंगी वो लेटेस्ट मशीनरी होगी। ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट होगी। और जो हमने इसकी लोकेशन रखी जो सब, वो मैं ज़रूर लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा ये बात, कि हमारे पास ये ऑप्शन भी था कि हम इसको गुजर खान सिटी में कर लेते। ठीक है। या हमारा हल्का ये स्टार्ट हो जाता है गीगा मॉल से, तो हम इसके करीब ले आते पिंडी में। लेकिन हमने इसको रखा है सोहावा चकवाल मोड़ पे, और उसके पीछे मतमय नज़र ये था
कि ऐसी सेंट्रल प्लेस हो कि जहाँ से मैक्सिमम आबादी फ़ायदा उठा सके, चकवाल वाले भी आ सकें, डिस्ट्रिक्ट पिंडी वाले भी आ सकें, जेहलम वाले भी आ सकें और आज़ाद कश्मीर वाले भी आ सकें। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि पंजाब के अंदर जितनी डेवलपमेंट हो रही है वो काफ़ी कंसिडरेबल है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। मरीम नवाज़ साहिबा हैं, वो अपनी जो प्रोजेक्शन है वो भी बड़े अच्छे अंदाज में करती हैं। हम देखते हैं कि एड्स भी आते हैं, उनके वज़रा भी, उनके नुमाइंदगान भी, सारी जो अच्छे काम करते हैं उनको आवाम तक पहुंचाते हैं, पेस्टर करते हैं, बार बार बताते हैं। पाकिस्तान का कल्चर भी यही है। पीपीपी का कल्चर कुछ इसमें फ़र्क है, आप लोगों की स्ट्रेटजी कुछ फ़र्क है, आप लोग छुप के काम करना चाहते हैं या कोई अच्छे काम भी कर रहे हैं या तादाद बहुत कम है? एक तो आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई, और क्योंकि ज़ाहिर है मैं इस्लामाबाद में हूँ और आपके हलके को भी अच्छी तरह जानता हूँ और इस विसिनिटी में लोगों का फ़ायदा है, पाकिस्तान में कहीं पे भी फ़ायदा है, तो ज़ाहिर है कोई अच्छा काम हो रहा है तो हमें प्रमोट करना चाहिए। पीपीपी के बारे में देखा यह गया है कि सिंध के अंदर भी जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ या हॉस्पिटल्स हैं उनकी उस तरह प्रोजेक्शन नहीं होती। शायद सिंध हुकूमत की तरफ से तो होती है, लेकिन उस तरह जैसे पंजाब में होती है, जैसे पीटीआई करती है, वैसे आप लोग करने में नाकाम रहते हैं। आप समझते हैं ये आपकी शॉर्ट कमिंग है? चौधरी साहब, आपने बजा फरमाया। मैं ये समझता हूँ कि मीडिया का शोबा पीपल्स पार्टी का हमेशा से ही कमज़ोर रहा और शायद जो हम डिलीवर करते हैं, जो काम करते हैं, उसको हम मीडिया पे उस तरह हाईलाइट नहीं कर पाते। और इसमें जितना कसूरवार मैं बाकियों को समझता हूँ उतना अपने आप को भी समझता हूँ, पीपल्स पार्टी के दोस्तों का और हम सब का। क़यादत तो ये शॉर्ट कमिंग रही है हमारी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट मार्का हक के बाद करने के लिए गए तो बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया, हमने स्पार्क देखा। आप भी माशाल्लाह यंग हैं और एनर्जेटिक हैं, तो आप लोगों के यहाँ ये चीज़ इतनी मकबूल क्यों नहीं है? बिल्कुल, ये यंगेस्ट इन बिल्कुल इन पाकिस्तान। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पाक भारत जंग के दौरान बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी की पाकिस्तान की जी, और हक अदा किया। और मेरा ख्याल है कि उनका जो वज़ारत एज़ वज़ीर ख़ारजा जो टेन्योर रहा है वो एक तारीख़ी टेन्योर होगा और उसको हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा जी। ये आपने बिल्कुल, जैसे मैंने पहले इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया है कि हमें ज़रूरत है कि हमने मीडिया को बेहतर करना है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम हर साल जाते हैं शहीद भुट्टो साहब की बरसी पे और शहीद बीबी की बरसी पे गड़ी खुदा बख्श, तो मेरा जाना भी होता है। मैं सर यकीन करें सखर में गया, जो हार्ट फैसिलिटी आपने बनाई है पीपल्स पार्टी ने, और यकीन करें मैं अंदर जाके हैरान रह गया। पाकिस्तान को छोड़ के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का वो हॉस्पिटल है। इसी तरह जो घंबट में लिवर ट्रांसप्लांट है, यकीन माने हम यहाँ पंजाब से, पिंडी से लोग आते हैं हमारे पास और हम उनको भेजते हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट भी है लिवर का, और उसके बाद इलाज के बाद या ऑपरेशन के बाद जो उसके बाद की मेडिकेशन है वो भी फ्री है, और वो भी फ्री है। ठीक, अच्छा। शायरा भुट्टो आपने अभी चंद दिन पहले चेयरमैन साहब ने इफ्ताह किया, बहुत अच्छी रोड बनी है। तो काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। ये बात आपकी मैं फिर मानूंगा कि शायद वो हम बता नहीं पा रहे मीडिया पे। एक और चीज़, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हवा में नहीं है। अगर मैं आज ये दावा करता हूँ तो कोई भी जाके सखर हॉस्पिटल दे सकता है, घंबट जा सकता है, आपने नाम ले दिया, बिल्कुल आपने नाम ले दिया, बिल्कुल वेरीफाई। और अगर कमी निकलेगी तो आपको दोबारा बुला के इधर कंटेस्ट कर लेंगे इस चीज़ के ऊपर। ये फरमाइएगा कि कुछ ये सुन रहे हैं कि सदर जरदारी उनको चेंज किया जाने के लिए कोई कैंपेन चल रही है, शायद उनको चेंज कर दिया जाए और किसी और अहम शख्सियत को इस ओहदे के ऊपर ले आया जाए। ये दुरुस्त खबरें हैं? ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल बेबुनियाद, ठीक, और झूठ पे मबनी खबरें हैं। ठीक है। और ये जो मीडिया में हम ऐसी बातें सुनते हैं, जो आजकल वीलॉग्स का ज़माना आ गया है, बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है ये रेटिंग बढ़ाने के लिए, ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए, शो को अपने हिट कराने के लिए तो कोई बात हो सकती है, लेकिन इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है जी। चलें, आपकी हेल्प के लिए एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ इसमें कि जो एलामिया जारी हुआ पाकिस्तान और चाइना का आज, उसके अंदर जिक्र किया गया सदर जरदारी के चीन के दौरे का, और उसको अहम तरीन दौरा उस एलामिया के अंदर डिक्लेयर किया गया। इस पर भी कुछ फरमा दें अगर आप कहना। मैं आपको जो सब एक तारीखी हवाला देता हूँ। 2008 में हमारी गवर्नमेंट बनी जी, और जरदारी साहब सदर मुमलिकत थे उस वक्त भी जी। आपको याद है उस वक्त बड़ी तनकीद होती थी कि आसिफ अली जरदारी साहब हर कुछ अरसे बाद चाइना क्यों जाते हैं, आपके इल्म में यह बात? बिल्कुल। तो ये भी एक तारीखी हकीकत है कि सी पैक की बुनियाद अगर रखी है तो आसिफ अली जरदारी साहब ने रखी,
और इसके अलावा जो उनके एग्रीकल्चर का शोबा है, उनकी इकॉनमी का शोबा है, उनकी इंडस्ट्री का शोबा है, उसके साथ रब्ता करके और वो एक्सपेरिमेंट्स जो चाइना ने किए और कामयाबियां हासिल की उनको पाकिस्तान तक लाना और यहाँ मुतारफ़ कराना, ये भी आसिफ अली ज़रदारी साहब ही थे जी। तो कहने का मकसद ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो काविशें हैं, और ये स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि सी पैक के हवाले से आसिफ अली ज़रदारी साहब का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फ्यूचर का लाए अमल आप से ज़रूर पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान की खिदमत के हवाले से या इक़्तिदार में आने के हवाले से अगला लाए अमल क्या है? या ज़ाहिर है ये एक इत्तेहाद की गवर्नमेंट है, आप इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, जिनके साथ आपका इत्तेहाद है वो आपके वर्स्ट पॉलिटिकल राइवल्स हैं, ज़ाहिर है। लेकिन मुल्क के वसी तर मफाद में पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी होती हैं, उसमें कुछ इक़्तिदार में रहना भी मकसूद होता है और कुछ पाकिस्तान की खिदमत भी मकसूद होती है अवाम की। नरेटिव तो एटलीस्ट यही होता है। तो आप बताएं कि इफ़ यू नॉट अलाइंड विद दीज पॉलिटिकल फोर्सेस जिनके साथ अभी आप चल रहे हैं, मैं नून की बात कर रहा हूँ, तो अगर नेक्स्ट इलेक्शन होता है और उसके अंदर पीपीपी अपने आप को कहाँ देखती है? अगर दोबारा ये अलायंस जो है ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस आगे नहीं चलती तो फिर आप कहाँ खड़े हुए? देखिए चौधरी साहब, कोई भी अगर अलायंस होना है, कोई भी इत्तेहाद होना है जी, या दो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अगर मिलकर बैठना है, तो वो इलेक्शन के बाद होना है, इलेक्शन से पहले तो होना नहीं जी। इलेक्शन तो अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना मंशूर है, अपना अपना मैनिफेस्टो, उस पर लड़ा जाएगा। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी अपनी मेहनत जारी रखेगी, ठीक है। और इंशाअल्लाह जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर हमने इक़्तिदार में आना है तो हम मेहनत करके आएंगे, पब्लिक की वोट्स लेके आना है, उसके लिए हमें हलकों में मेहनत करनी है, हमने पंजाब को टारगेट करना है, पंजाब से हमने सीटें निकालनी हैं, और उसके बाद अगर हमें इंशाअल्लाह ताला मतलूबा तादाद हासिल होती है अल्लाह के फजल से, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी, लेकिन एक तासर ये भी दिया जा रहा है आजकल के अब नून लीग को आपकी ज़रूरत नहीं है और आप रिडंडेंट हो चुके हैं। क्या ये इम्प्रेशन ठीक है? सर मेरा ख्याल है कि देखें, एक अगर आप इस एतबार से बात कर रहे हैं नंबर गेम के हवाले से जी, तो वो शायद इसलिए मैटर ना करे कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं जी, ख़ित्ते पे जंग के ख़तरात हैं, ठीक है, अभी आप जंग के ख़तरे से बाहर आए नहीं हैं, जी, सीज़ फायर हुआ है, जंग ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, और उस जंग के जो असरात हैं वो पाकिस्तान पर आ रहे हैं, आपकी इकॉनमी पे आ रहे हैं, आपकी मईशत पे आ रहे हैं। जो गंदी नज़र इंडिया रखता है वो आपके इल्म में है, इसराइल आपके बारे में क्या सोचता है। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर आपस में बैठें और लाएमल बनाएं, और इस सिलसिले में सबसे बुनियादी किरदार हमेशा पीपल्स पार्टी का रहा है। हमने तो बात ही हमेशा मुफाहमत की है, रिकन्सिलिएशन की है, और पीपल्स पार्टी एक ऐसी हकीकत है कि कोई कहे या ना कहे, कोई समझे या ना समझे, कभी इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम से इर्रेलेवेंट हो नहीं सकती। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के पहले पार्ट में हमने गुफ्तगू की हमारे लोकल इश्यूज़ के ऊपर, पीपीपी की पॉलिटिक्स के ऊपर, पाकिस्तान के जो सियासी चीज़ें बदल रही हैं तेज़ी के साथ, उनके ऊपर हमने गुफ्तगू की। पर यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। वापस आएंगे तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को स्टार्ट करेंगे। नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में हमें ज्वाइन किया है वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब ने। ये एक्सपर्ट हैं मैरीटाइम अफेयर्स के। इनसे बात करते हैं कि जो इस टाइम पे ईरान और यूएस की सिचुएशन है, ज़रा प्रीमेच्योर था डिक्लेरेशन बाय द मीडिया, मैं कहूँगा इंटरनेशनल मीडिया, जिसके ऊपर ये ख़बरें आईं कि तकरीबन मुआहदा हो गया है, और उसके अंदर ज़्यादा मौक़िफ़ जो था वो अमेरिका का ज़ाहिर किया गया, जबकि ईरान की तरफ से जो मौक़िफ़ था वो तवातर के साथ यही
इस्माइल बकाई साहब ने बयान किया कि अभी बात सिर्फ सीज़ फायर की हुई है और न्यूक्लियर इशू और आबनाए हुर्मुज़ का इशू जो है उसके ऊपर बात होनी बाकी है और उसको ईरान इन नेगोशिएशंस का हिस्सा नहीं बनाएगा। अभी ये चीज़ भी डिस्कस हो रही है, इसको डिस्कस करते हैं। सिचुएशन क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं जहाँ तक ईरान और अमेरिका की जंग का ताल्लुक़ है। तो सईद साहब ये फरमाएं कि आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को, इंटरनेशनल मीडिया की इस प्रोजेक्शन को कि जैसे बस मुआहदा अब हो ही चुका है, लेकिन असल में आज हमले भी हुए हैं दोनों ही तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी हमले हुए हैं और जस्टिफिकेशन जो भी दें उसके ऊपर भी बात करें और ये भी बताएं कि ये मामला आपकी नज़र में किस तरफ जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फराज साहब। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अभी एक सिलसिला शुरू हुआ है जिसके ऊपर के बड़ी बड़ी बातों पे तो यकीनी तौर पे काफ़ी इत्तेफाक हो चुका है। जैसे मैं आपसे ये बात करूं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुला होना चाहिए, तो ये इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है। सभी ने इसके ऊपर बात की है, बल्कि आपको याद हो तो चाइना ने भी इस पे कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुला होना चाहिए जी, और ट्रेड पैसेज जो है वो खुला होना चाहिए। और यही चीज़ अब्बास रागची साहब ने भी अपने ब्रिक्स के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी ये बात की थी। जी, लेकिन जो फ़र्क आता है गुफ्तगू में वो वहाँ आता है कि इसके ऊपर क्या वो उस तरीके से होगी जैसे कि जंग शुरू होने से पहले की सिचुएशन है, जो कि अमेरिका का कहना है कि ऐसा होगा, जबकि ईरान का ये कहना है कि अब ऐसा नहीं होगा। जी, उसमें दो चीज़ें हैं जो कि ईरान ये कहता है। एक तो ये है कि जो दो मुल्क हैं इसके साथ बॉर्डर कर रहे हैं, जो कि ओमान और ईरान है, जी, तो इसके बारे में जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो ईरान और ओमान दोनों ही आपस में तय करेंगे और इसमें किसी तीसरे मुल्क की गुंजाइश नहीं है। तो बिल्कुल ठीक। उस हवाले से तो ये एक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस ये आता है जो कि टॉल के हवाले से या फ़ी के हवाले से है, वो एज ए लिवरेज के तौर पे ईरान यूज़ करता है, इसलिए कि ईरान का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा करने के लिए यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ उसको वसाइल की ज़रूरत होगी। या तो उसके उनके फ्रीज हुए में बहुत सारे एसेट्स अब्रॉड, उसको वो चाहेंगे कि इसको खोला जाए या उसको अनफ्रीज किया जाए, या फिर ये है कि उनके जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उन सैंक्शंस को कम किया जाए। तो अब ये है कि ये तमाम, और दूसरा ये है कि अभी जैसे अमेरिका है ये चाह रहा है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोला जाए जी, और उसके बाद बाकी बातों पे बात करते करते फिर जो प्रोग्रेस होगी, जो कि पहले 30 दिन के अंदर देखनी है उन्होंने, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने के लिए भी वहाँ पे चूंकि माइनिंग की हुई है तो माइंस को हटाने में कुछ वक्त लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि टॉगल स्विच की तरह ये खुल जाएगा। जी, तो उन्होंने भी इसको फिर एक टाइम के साथ उसको बाउंड किया है कि 30 दिन के अंदर ये सारे काम होंगे। तो उसके बाद उन्होंने फिर कहा है कि अमेरिकन की तरफ से कि हम फिर जो ब्लॉकेड है उसको अपना हम भी लिफ्ट करेंगे और जो ईरान को हम नॉर्मल ऑयल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देंगे। जी, तो इसी के साथ साथ फिर उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी जिसके अंदर जो कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसके कमी करना है, उसके बारे में जो इनके पास जो फिसाइल मटेरियल है ऑलरेडी जो 60% इनरिच्ड है, जी, उसके बारे में भी फिर बातचीत होगी। और इस तरीके से जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ती जाएगी तो जो परफॉर्मेंस बेस्ड होगी उसके साथ साथ इनके एसेट्स को अनफ्रीज करेंगे। तो बिल्कुल। अमेरिका का तकरीबन ये स्टैंस है। जी जी बिल्कुल। आपकी तरफ वापस आऊँगा। हमें प्रोग्राम में मियां सनाउल्लाह साहब ने भी ज्वाइन किया, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सनाउल्लाह साहब ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि अभी ये मामला पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, तो अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को जो इस पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व थी, जीसीसी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और इवन पाकिस्तान और ईरान को भी उन्होंने कहा कि इब्राहिम अकॉर्ड्स जो हैं उनको साइन कर दें। ये किस किस्म का इशारा था? क्योंकि जो ख़बरें आई हैं उसमें तो ये पता चला है कि जिस फ़ोन कॉल के ऊपर उन्होंने इन तमाम लीडरान से एक मुश्तरका बातचीत की उसमें तकरीबन सब ने ही कोई जवाब नहीं दिया और एक खामोशी हो गई। और उसके बाद लेटर ऑन जब उन्होंने अज़राए मजाक ये कहा कि कोई मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं, तो उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। और फिर बयान आया पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का, हमारा बयान हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आया, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, कि ये मुमकिन नहीं है। तो एक
फौरी तौर पे रिस्पांस पाकिस्तान और KSA ने तो दे दिया कि अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो सवाल मेरा ये है कि इस पॉइंट पे भी अमेरिका इजराइल के इंटरेस्ट को देख रहा है और अपने अमेरिकन इंटरेस्ट को या अपनी जो उनकी अवाम या उनकी अपनी जो कांग्रेस है उसके अंदर जितनी बातें हो रही हैं अमेरिका की इस जंग के हवाले से, उस पर अभी भी उनका फोकस नहीं है। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को? बेसिकली ये खासी अहम ना इवेंट है और ये एक सोची समझी स्कीम है। ठीक है। अगरचे इनकोहेरेंट लगती है और ये ऐसा नहीं है कि इसके पीछे सोच विचार की गई वो लंबी चौड़ी, लेकिन एक बात ज़रूर है जो उसके ज़हन में है, इंस्टिंक्टिव है, वो अपनी डिफीट को स्ट्रेटेजिक आइडियोलॉजिकल ना वो उसमें विक्ट्री में एट लार्जर ना कैनवस पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश में है। और इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो उसमें एक ज़रूर चीज़ शामिल है कि किस तरह इजराइल को प्लीज़ किया जाए और है ना उसको जो प्रो इजराइल लॉबीज हैं वाशिंगटन में उनको है ना प्लेकेट किया जाए और फिर अपनी डोमेस्टिक है ना जो है जो अपोजिशन बढ़ती जा रही थी उसको कैसे डिफ्यूज किया जाए, ये बता के कि हमने तो आइडियोलॉजिकली बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिकली ज़बरदस्त एक विक्ट्री हासिल कर ली है जी। अब ये भूल गए हैं कि एक तो ये अनरेलिवेंट है और दूसरा कि खित्ते में अब चेंजेस बहुत आ गई हुई हैं और इनका कमांड जो पहले चलता था 20 साल पहले वो नहीं चलता। अब ऑटोमेटिकली इनकी हर बात मानी नहीं जाती और दूसरे कंट्रीज इंक्लूडिंग जो इनके हमायती थे, सऊदी अरेबिया बातचीत कर रहा है इंडिपेंडेंटली, ईरान से बात कर रहा है, कतर से बात कर रहा है, कतर अपने आप को मीडिएटर के तौर पे इंडिपेंडेंटली आगे ला रहा है और दूसरे कंट्रीज भी, पाकिस्तान भी रिफ्यूज कर रहा है। और जैसा आपने जिक्र किया ये बात अमेरिकन है ना सोर्सेज से ही निकली है कि खामोशी छा गई और वो थोड़ा सा ताज्जुब हुआ उन्हें कि ये मेरी बात को सुना भी गया है या क्यों नहीं सुना गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये अब इनकी कमांड नहीं चल सकती, इनका इन्फ्लुएंस चेस बोर्ड पे अभी भी है लेकिन है ना हर प्लेयर इनकी कमांड में नहीं है और इनको ये सोचना चाहिए कि ये पहले आप है ना इसको जो मुसीबत है इन्होंने खुद क्रिएट की हुई और जिसकी वजह से सारी दुनिया उसमें मुसीबत में आई हुई है उसको रिजॉल्व कर लें, फिर अपनी डिफीट को किस तरीके से प्रोजेक्ट करना उस वक्त सोच लें या पहले सोच लेते कि एग्जैक्ट है ना स्ट्रेटजी क्या होगी। अब इस तरह की जो इनकोहेरेंट किस्म की एफर्ट्स हैं ये मेरे नहीं ख्याल कि ये सेल कर सकेंगे और मैं ये भी नहीं समझता कि ये इतनी जल्दी ये फैसले हो जाएंगे कि अब्राहम अकॉर्ड जो कि अपनी डाइंग स्टेट में था और पहले भी जो इनको एक्सेप्ट किया था यूएई ने और ना बहरीन ने और कतर ने, वो ट्रांसैक्शनल है ना उनके इंटरेस्ट थे, बायलैटरल इंटरेस्ट थे। अब इसको डियालॉजिकली लिंक करके और इसको ऐसे साबित करना कि जी आप इस एक ही अलायंस में चले जाएं जबकि डिफरेंसेस और नेशनल इंटरेस्ट आर डिफरेंट, तो ये जरा मुश्किल काम है। सूडान भी गया था पैसे लेने के लिए बाद में, तो ये मुश्किल काम है, ये इनकी जाती होगी अगर ये इंसिस्ट करेंगे और डील को इसके साथ लिंक करेंगे। आपका पॉइंट आ गया। अहमद सईद साहब, इसके ऊपर मैं आपका कमेंट भी चाहूँगा। इट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। अब्राहम अकॉर्ड्स एक बिल्कुल अलग चीज़ है बट इट इज़ लिंक्ड बिकॉज जो इजरायली इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करना है अमेरिका ने और अमेरिका के लिए वो प्रायोरिटी नज़र आती है। एक तो इस पर कमेंट करें और ये भी बताएं कि जंग जब बंद हुई थी तो सारे थिएटर्स में बंद होने की बात हुई थी, लेकिन लबनान के ऊपर और फ़लस्तीन के ऊपर उसी तरह शिद्दत के साथ हमले इजराइल के जारी हैं।
इसको भी अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं और इस पर भी कमेंट करें। जी, देखिए, इब्राहिम अकॉर्ड के बारे में तो मैं पहला बिल्कुल जो बोल्ड मेरी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि दिस इज एक किस्म का एक डाइवर्जन है ये, ठीक है। जो असल हकायक से चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाने की एक कोशिश है। और वो इसलिए कि ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है, इसके ऊपर तो ऑलरेडी जो सऊदी अरेबिया के जो उलमा है उनका बड़ा फतवा आ चुका है, जिसके अंदर उन्होंने इसको बड़े वेहेमेंटली इसको रिजेक्ट किया था। और उसकी बड़ी रिलीजियस उसकी बड़ी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया है। तो मुस्लिम ममालिक के लिए इसके अंदर जाना, जिसमें कि इसका एक कार्डिनल पिलर ये भी है कि इंटरफेथ हार्मनी की जो बात की हुई, जी, तो उसके अंदर मेरे ख्याल में मुस्लिम ममालिक का तो जाना बड़ा मुश्किल होगा। अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखें, इब्राहिम अकॉर्ड को, इसमें से इस पिलर को निकाल के सिर्फ इकोनॉमिक और मिलिट्री और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फिर शायद इसमें कोई किसी वजह से कोई गुंजाइश बन सकती है। लेकिन बहरहाल ये मेरा कमेंट है इसके हवाले से, इट्स अ डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के उन्होंने इसको एक साइड पे करने की कोशिश की है। उसकी बड़ी वजह ये भी है कि जैसे एम्बेसडर साहब ने पहले बात की कि इसके अंदर चूंकि अमेरिका को बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली उनको शिकस्त हुई है और ये बड़ी हर जगह पे इसकी जो गूंज चल रही है, तो अब उसको उन्होंने कन्वर्ट करना है होम क्राउड के लिए एज ए विक्ट्री। और उसी हवाले से ये जो अभी अटैक किया गया है ईरान के ऊपर, ये बड़ा एक कर्सरी सा अटैक है जो कि साउथ ऑफ ईरान उन्होंने किया, जस्ट टू शो के जी हमने इसको हमारे टैक्टिक्स और हमारा जो प्रेशर है उसकी वजह से ईरान हमारे सामने घुटने टेक गया है। इस तरह की कुछ एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं वो। तो अदरवाइज जो मेजर पॉइंट है, अगर आप देखें तो ईरान की विक्ट्री ना सिर्फ ये है कि तमाम महाजों पे हुई है, कि अगर आप देखें टैक्टिकल, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक, और उसके आगे अगर आप चलें तो शायद टैक्टिकल पे उनके थोड़े से लॉसेस हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जो है उनकी नैरेटिव बिल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त रही है और पूरी दुनिया में उसके नैरेटिव को बड़े अच्छे तरीके से देखा गया, जो कि एथिकली और मॉरली बहुत करेक्ट था। और उसकी बड़ी रीजनिंग आपको यूरोप में भी नज़र आएगी कि यूरोप में अभी इस वक्त जो है उतनी ज़्यादा सपोर्ट अभी इजराइल की नहीं रही जैसे कि पहले थी। जी, तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में ये जितना भी अभी सिलसिला भी रैपअप हो रहा है, इसके अंदर अभी एक लोकल आप कह रहे हैं ऑडियंस या डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह की चीज़ें अभी कर रहे हैं, जिसमें जैसे कहा गया कि इजराइल की सपोर्ट भी डेवलप हो जाएगी और इस तरह के कुछ मसाइल भी आ जाएंगे बीच में। अदरवाइज अभी गोइंग टूवर्ड्स द एंड एंड साइनिंग दिस MOU इज द ओनली ऑप्शन फॉर अमेरिका। वो एक चीनी कहावत है जो कहते हैं कि अगर आप गलत ट्रेन पे चढ़ जाए और आपको एहसास हो जाए तो जो नियरेस्ट स्टेशन है उस पर उतर जाए। अदरवाइज ये है कि आपका वक्त, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट और आपकी बाकी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी खर्च होंगी ज़्यादा। तो अमेरिका को अभी इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि रॉन्ग ट्रेन पे तो वो चढ़ गए, अभी निकलने के लिए स्टेशन की तलाश है। अब उनको, मेरे ख्याल में उनको डर लगता है कि किसी स्टेशन पे उतरेंगे तो हमारी ज़्यादा जो है ना इस पे पॉलिटिकली इनवर्ट जो है ना उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा खड़ा हो जाएगा। तो दिस इज़ माई रीड। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। मियाँ साहब, ये फरमाएं कि गलत ट्रेन पे तो चढ़ गए अमेरिकन्स और शायद इदराक भी हो गया कि अब उतरने का वक्त आ गया है, लेकिन व्हेन वी लुक एट देयर इंसिस्टेंस ऑन हैंडिंग ओवर द 60% enriched uranium to USA or to get rid of it एक किसी तीसरे फरीक की मौजूदगी में कि उसको तल्फ कर दिया जाए, एंड द इशू ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसके ऊपर ईरान बैक स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी रीसेंट स्टेटमेंट्स के मुताबिक उन्होंने कह दिया कि दोनों ही इश्यूज़ जो हैं इसके ऊपर ईरान जो है, ये ईरान की सालमियत के लिए दोनों बड़े ज़रूरी हैं। आप कैसे देखते हैं इन दिस सिनेरियो? अमेरिकन रियलाइजेशन भी हो गई, लेकिन इंसिस्टेंस भी है और ईरान की तरफ से रेजिस्टेंस भी है, तो यही तो कोर इश्यूज़ हैं। तो फिर वेयर आर वी हेडिंग? देखें, ये हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाज नॉट द इशू जी शुरू में।
ना ईरान के साथ के नज़दीक था, ना अमेरिका के नज़दीक था, खुला हुआ था। बिल्कुल उससे पहले भी ना अटैक हुए थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। जी। अगरचे उस पे ना देखा जाए तो वो उसका जो लेजिटिमेट वाटर्स हैं, इंटरनेशनल वाटर्स में सॉवरेनिटी है ना, है वो ईरान की थी। ईरान ने ड्यूरिंग द वॉर डिस्कवर किया कि ये बम से भी ज़्यादा, न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है ना, है टूल है। तो उन्होंने वेपनाइज करने की कोशिश की और बहुत इफेक्टिवली किया। अब उसको खुलवाना, पहली सतह पे ले जाना, उसमें सबसे बड़ी रुकावट है ना ईरान है। ईरान समझता है कि अगर ये मैंने लूज कर दिया तो फिर मेरी अहमियत है ना कम हो जाएगी, और ख़ास तौर पे नेगोशिएशन फेस में। और वो इसको किसी सूरत नहीं चाहता कि जल्दी नॉर्मल उसी स्टेज पे चले जाए। वो इस पे अपॉर्चुनिटी, इस क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटी निकाल चुका है, अब उसको इनकैश करवाने के चक्कर में है। और शायद हो जाए, लेकिन मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर है। जी इसमें इनोसेंट शिपिंग है ना के राइट्स है ना मुख्तलिफ दूसरे थर्ड पार्टी को भी हैं। जी और तो अगर वो चाहेंगे और ओमान चाहेगा, ओमान तो रेटिफाई भी किया हुआ यूएन क्लॉज को, और है ना जो भी 3-4 है ना लॉ ऑफ सी हैं, जो है ना इवन एट वॉर जो होते हैं इन नेवी में, इन नेवल वाटर्स में, उसको भी डील करते हैं। तो ये एनिमीज ना में और जो शिप्स कैरी करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स एक्सेट्रा, उनके बारे में शायद नेगोशिएशन हो जाए। अदरवाइज सारे मेजर पावर्स जो कि ईरान के साथ भी हैं, जैसे ईरान है या रशिया है, वो भी नहीं चाहते कि इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्टिव रजीम आ जाए जिसमें 2 कंट्रीज ना इस नेवल पैसेज को, जो कि इंटरनेशनल वाटरवे है, कंट्रोल कर सकें। अब तो यहाँ तक है। अब जी आपने न्यूक्लियर फाइल की बात की है। न्यूक्लियर फाइल अभी तक ना डिसीजन तो नहीं आए, जी और वो बातें हो रही हैं कि ये फेस्ड होगी। मुख्तलिफ प्रपोजल अमेरिका की तरफ से हैं जो लीक आउट हुई हैं, ईरान की तरफ से जो बार बार दावे किए जा रहे हैं कि किसी सूरत वो ना इनरिच यूरेनियम जो 60% या उससे अबव है, और वो 440 kg के करीब बताया जा रहा है, और ना डीप बरीड है, उसको वो देना नहीं चाहते। और अमेरिका इंसिस्ट कर रहा है। अब कल की भी बात यही हो रही है कि ये वो या अमेरिका को हवाले कर दे या उसको तलब कर दे, या तलब ने तीसरे कंट्रीज में भी किया जा सकता, IEA के ना इंस्पेक्टर्स ना की निगरानी में। जी अब ये वो चीज़ें हैं जो अभी तक ना मुकम्मल नहीं हुई। इसके अलावा जो बातें ना अभी तक आ रही हैं, मुझे तो ये लगता है जो ये समर सॉल्ट आई या लेटेस्ट डिसीजन आया अबाउट अब्राहम अकॉर्ड्स का, जी ये एक तरह की थोड़ा सा डिले करने की ना का अमल डिले करेगा टैक्टिक्स इसके हैं जी फाइनलाइज करने में। और फिर आप अभी जो हो रही हैं आज या कल हुई हैं जो कतर में, कालीबाफ साहब गए हुए थे जी और वहाँ बातचीत जारी रही है। और है ना इसका मतलब है कि उसमें जो बातें निकली हैं उसमें कहा गया है, स्टेट बैंक के गवर्नर भी वहाँ मौजूद थे, कि ये वो कोई सैंक्शंस के बारे में, अनफ्रीजिंग है ना जो ईरानियन एसेट्स हैं जी उनकी बातचीत हुई है, क्योंकि $9 बिलियन के करीब उनके ईरानियन वहाँ डिपॉजिट्स हैं जो फ्रीज किए हुए हैं। जी इससे पहले भी जब हमारे लोग वहाँ मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब और हमारे फील्ड मार्शल साहब इन ईरान, उस वक्त भी स्पोक्स पर्सन की तरफ से कंफर्मेशन थी का कतर का डेलीगेशन तेहरान में मौजूद है। ठीक इसका मतलब इन पैरेलल कहीं ना कहीं गुफ्तगू और सोर्सेस के जरिए से भी हो रही है। बेहतर इसकी गमास इस बात की भी है कि सऊदी अरेबिया ने डायरेक्ट बात की है ईरान के साथ
टर्की वाले भी बातचीत कर रहे हैं। तो एक ना हलचल तो मौजूद है जिसकी बिना पे कुछ प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन दोनों कंट्रीज अभी भी, अमेरिका और ना ईरान, छोड़ना नहीं चाहते अपने नैरेटिव को, क्योंकि वो समझते हैं कि जितना वो इंसिस्ट करेंगे, उनका वो लेवरेज करेंगे इसको, अपने नैरेटिव को, उतनी उनकी पोजीशन इन फाइनल है ना फेस में, डील मेकिंग में बेहतर हो जाएगी। ये अभी तक चल रहा है जी, ये अमल अभी तक चल रहा है जी, जी, और ट्रंप का टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर को मिला के जो बात की गई है अब्राहम अकॉर्ड, ये एक तरह की प्रो इजराइल वो मुहिम हो जी, आपका जी सर, आपका जस्ट एक सेकंड जी, और अपने आप को बदलती हुई जो सूरत हाल है जियोपॉलिटिक्स इन मिडल ईस्ट, उसमें अपना सेंट्रल ना पोजीशन बरकरार रखने की एक कोशिश है जो शायद कामयाब ना हो। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। अहमद सईद साहब, एक लास्ट लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर, आपका छोटा सा कमेंट चाहिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। ये फरमाइएगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको सेंटर ऑफ अटेंशन वो रहना चाहते हैं और तमाम फोकस उन पर रहे तो बेहतर लगता है। पाकिस्तान का दौरा है चाइना, उसके बाद अचानक ये अब्राहम अकॉर्ड्स की फरमाइश और उनके रवैये में थोड़ी सी तब्दीली, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह का एराटिक बिहेवियर उनका है, तो पाकिस्तान को काफ़ी विजिलेंट रहना चाहिए एज़ फार एज़ आर रिलेशन विद या न्यू फाउंड रिलेशन विद यूएस इज़ कंसर्न। किसी टाइम भी वो बदल सकते हैं। इसके ऊपर छोटा सा कमेंट कर दें। जी, आप सही कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि चाइना का जो विजिट है, मेरे ख्याल में उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट शी का और ट्रंप का जो विजिट था, उसमें जो भी बातचीत हुई और उसमें जो सिलसिले हुए, वो ज़्यादा कंक्लूसिव थे। और उसमें सबसे ज़्यादा जो आउटकम यही थी कि जो अभी मल्टीपोलैरिटी है वो इस्टेब्लिश हो गई है। दैट वाज द बॉडी लैंग्वेज, और उसका जो आउटकम था वो यही था। दूसरी बात आपकी ये कि पाकिस्तान को यकीनी तौर पे हमारा जो अब तक का रिलेशन है यूएस के साथ, वो ट्रांजैक्शनल है। उसके अंदर जो है वो चीज़ें जब तक उसमें गिव एंड टेक हो रहा है वो चल रही हैं, और जिस दिन इसमें ये चीज़ें ब्लीड आउट करेंगी तो ये रिलेशंस जो है ये बड़े डिफरेंट हो जाएंगे। तो आपकी बात सही है कि वी हैव टू बी मोर कॉशियस, मोर विजिलेंट एंड मोर आई वुड से कि फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए कि आगे इसका थ्रो कहाँ तक जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करने का। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।